हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ घर दुकानें नहीं बल्कि लाइफलाइन माने जाने वाला नेशनल हाईवे 3 भी बाढ़ की चपेट में है। कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाला यह हाईवे करीब 7 जगहों से पूरी तरह से टूट चुका है। कई हिस्से सीधे नदी में समा चुके हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि मनाली से कुल्लू केलांग की कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। हिमाचल पर आसमानी आफत कुछ ऐसी टूटी है कि सूबे की जीवन रेखा माने जाने वाले हाईवे पर इन दिनों व्यास का कब्जा है। पिछले 3 दिनों के अंदर हुई बारिश के बाद कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे नंबर 3 तबाह हो गया है। व्यास की उफान ने कुल्लू में जो तबाही मचाई है उस जगह पर अभी सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आता है। 5 मकानें, कुछ दुकानें और सैकड़ों फीट में हाईवे पूरी तरह तबाह हो चुका है। बाढ़ और बारिश ने हिमाचल प्रदेश में कहर मचाया है और खास करके कुल्लू मनाली की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह हाईवेज यहाँ पर टूट गए हैं। ये नेशनल हाईवे है जो कुल्लू को मनाली के साथ जोड़ता है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी किस तरह ये पूरा हाईवे, ये देख सकते हैं कि ये पूरा नेशनल हाईवे मूवरेबल रोड्स थी, ये सारी यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी और टूवर्ड्स मनाली जाती थी। लेकिन आप कैमरे से देख सकते हैं कि ब्यास रिवर ने इस पूरे हाईवे को तोड़ दिया, वॉश आउट कर दिया और पूरा यहाँ पर जो डिस्कनेक्टिविटी है वो बन गई है। कुल्लू में इस तबाही में हुए नुकसान की भरपाई कब तक की जा सकती है, अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले जब व्यास में सैलाब उतरा था तो उससे पहले नदी के किनारे दिख रहे सारे निर्माण अब सिर्फ कंकड़ पत्थर, लकड़ी और मलबे की शक्ल में नजर आ रहे हैं। खासकर नेशनल हाईवे कम से कम 7 जगहों पर टूट गया है। कुल्लू में काफी हमारे मेरे वार्ड नंबर 1 रामशिला से ही हूँ और यहाँ पर अभी तीन मकान थे, वो सारे बह गए। और आगे अपना जो है वैष्णो मंदिर के पास आगे जाओ आप, टोल प्लाजा जो आगे है पूरा ही रोड बह गया है। वहाँ तो बड़ी रोड नहीं कब बनेगा। वहाँ एक रायसन के पास एक शीड रिजॉर्ट के था होटल, उसका भी आगे को भी कोई खतरा है। उसके वहाँ से पूरा पानी चला हुआ है, नदी पूरी बह रही है, रोड का बिल्कुल रोड गायब है, आगे तक बहुत बुरे हाल है। कुल्लू के ही बनाला में तो पहाड़ी से ऐसा भूस्खलन हुआ है कि हजार टन मलबे ने सैकड़ों फीट में पूरी सड़क पर पहाड़ खड़ा कर दिया है। इस मलबे को हटाने के लिए मशीनें लगा दी गई हैं, लेकिन सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग फंस चुके हैं। सबसे ज्यादा परेशानी वो ट्रक ड्राइवर हैं, जिनके ट्रक लोडेड हैं। उन्हें अब नुकसान की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये रास्ता कब खुलेगा कहना मुश्किल है। हम यहाँ 4 दिन से फंसे आ रहे, पीछे से बदरौल मंडी से चले हैं, वहाँ से चलते चलते 4 दिन हो गए हमें इधर आ जाते। पुलिस वालों ने रोक दिया हमारे को, तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम था कि रुक जाओ, आगे स्लाइडिंग हो रही है। तो जब सुबह आके देखा तो यहाँ इतना बड़ा स्लाइडिंग हो गया था। दिन में लोड करके आए मनाली से सेब और 7 बजे के लगभग यहाँ बनाला से आगे ये स्लाइडिंग हो गई, तो हम इसमें जाम में फंसे हुए हैं। हाँ जी। कुल्लू ही नहीं, रामशिला, बाशिंग जैसे इलाकों में भी जमीन की जगह अब सिर्फ मलबा और नदी का बहाव दिखाई देता है। भीषण बाढ़ से एनएच को खासा नुकसान पहुंचा है। कुल्लू मनाली के कनेक्टिविटी की बात करूं तो कुल्लू मनाली में कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे एनएच पूरी तरह से बाधित हुआ है और कई जो बड़ा हिस्सा है जो एनएच का बाहर है। मैं फिलहाल अभी कुल्लू के साथ लगते रामशिला इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 40 से 50 फीट दूर ये जो नदी होती थी, लेकिन अब ये सड़क को इसने पूरी तरह से डैमेज किया है और अब ये बिल्कुल सड़क के साथ बह रही है। अब सड़क की जगह यहाँ पे बिल्कुल मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि इसे जल्द इसे थ्रू किया जाए, क्योंकि लोगों को अब खासी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में ये तबाही कितनी बड़ी है, इसका फिलहाल अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 24 से 26 अगस्त के बीच ही राज्य को करीब 158 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। असीम बस्सी, कुल्लू, आज तक। और अब जम्मू कश्मीर की खबर। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में हादसे में
मरने वालों की संख्या 34 को पार कर चुकी है। इस बीच यात्रा में हादसे के बाद अब विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग निकल आए हैं। उन्होंने इस हादसे को लेकर सरकार प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी व्यक्त कर दी है। इनका कहना है कि सरकार की लापरवाही के कारण मां वैष्णो देवी रूट पर इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए क्योंकि सरकार ने यात्रा नहीं रोकी। कटरा बाजार के बीचों बीच जो आप देख रहे हैं एक विरोध प्रदर्शन है और साथ में श्रद्धांजलि है। खास तौर पे 30 से ज्यादा यात्री जो मारे गए हैं, आप ये देखिए यहाँ पर फूलों के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये फाउंटेन चौक है और आप देख सकते हैं किस तरह से आम नागरिक है और कई ऐसे यूनियंस हैं जिनके लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे लोग हैं वो सवालिया निशान जरूर उठा रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब अंदर से रैली करते हुए अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि दी गई है। देखो, इनमें यात्रा को रोकना चाहिए था ना। अगर बारिश स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद था, सब कुछ बंद था, तो यात्रा को भी रोकना चाहिए था। यात्रा को तो रोकना चाहिए था ना, तो यात्रा को नहीं रोका, ये गलती इनकी है ना। गलती तो इनको गलती माननी पड़ेगी ना। किस चीज को लेके नाराजगी है? एक तो ये दुखद घटना हुई है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार श्राइन बोर्ड है। मेरा त्रिकुटा पर्वत जो पूजनीय और पवित्र है, माता रानी ने पैदल जहां से चल के बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, भवन और भैरव घाटी जो पूरा जो यात्रा है, लेकिन पिकनिक स्पॉट जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से इसको बनाया जा रहा है। आए दिन डेवलपमेंट करता है। एक गुफा थी 1986 में, आज 4 गुफा है। पॉपुलेशन तो रुकेगी नहीं, जनसंख्या तो रुकेगी नहीं, यात्रा तो बढ़ती जाएगी। आप क्या करोगे? गुफा पे गुफा बनाते जाओगे। अब 4 रास्ते हैं मैम, पहाड़ी पे 4 रास्ते बना दिए हैं। त्रिकुटा पर्वत चल रहा है, उसके बीच में से लैंडस्लाइड एक नहीं कई लैंडस्लाइड हो रही है। मेरे यात्रियों का कातिल है श्राइन बोर्ड। मैं कहना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड को, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपको माता रानी का वास्ता। जो यात्री मरे हैं, किसी की मां गुम हो गई है, किसी बच्चे के बाप गुम हो गया, किसी माँ की बच्चा पूरा पहचान में नहीं आ रहा है। 26-33 लाशें खुद उठाई हाथों से। यात्रियों को हम अपना भगवान मानते हैं। अगर यात्रियों के साथ कुछ होता है तो हम समझते हैं कि वो त्रासदी हमारे ऊपर आई है। इस चीज की जिम्मेवारी कौन लेगा? इसको नाम दिया गया कि क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। आप वहां पे पता करके देखिए, वो वीडियोस देखिए, क्या क्लाउड ब्रस्ट है। इस पहाड़ी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, 1 गुफा, 2 गुफा, 3 गुफा, रोपवे का काम, उसमें खड्डे निकाल के जेसीबी लगा के पूरी की पूरी पहाड़ी को, आप भी जानते हैं, आपके चैनल ने बताया कि हिमालय रेंज जो है ये नौजवान पहाड़ है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। और जहाँ पे तो बार बार इनको बोला गया है, और हमने 8 दिन कटरा को बंद रखा इसी सिलसिले में कि नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो। आज ये लोग जो हैं ये अपनी जिम्मेवारी को निकाल के चले गए कि क्लाउड ब्रस्ट हो गया, कंपनसेशन अनाउंस कर दिया। वो भी जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनके लिए मिनिमम 9 लाख रुपया कंपनसेशन अनाउंस किया, और जो घायल हुए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोला गया। हमारी नाराजगी ये है कि इसकी नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग का जवाब रहा, आपको पीछे से नारेबाजी सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर जाहिर सी बात है श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी इस वक्त लगातार चल रही है, लेकिन बात यही है कि अगर अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये किस पे फिक्स होती है और क्या ये एक बहुत बड़ी चूक है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, कटरा, आज तक। हमारे संवाददाता सुनील भट्ट ने कटरा हादसे को लेकर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से बात की। सुरेंद्र चौधरी ने हादसे को लेकर एलजी मनोज सिन्हा पर प्रश्न खड़े किए। सुरेंद्र चौधरी जी, जम्मू कश्मीर में जो खासतौर पर अगर हम बात करें जम्मू संभाग में रिकॉर्ड बारिश हुई है, इसके कारण बाढ़ आई है, काफ़ी नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, लोगों के मकान बह गए हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जायज़ा लिया, ये जो 4th ब्रिज है यहाँ पर तवी नदी पर पूरा बह गया है, सड़क ढह गई है। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार करने जा रही है? लोग जो हैं त्राही त्राही कर रहे हैं।
देखिए, मैं लोगों की, जैसे आपको लोगों की हमदर्दी है, हमें भी हमदर्दी है। और आपने देखा कि ऑनरेबल सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब कल इन्हीं सड़कों पे थे, इन गलियों और कूचों में थे। ऑफिसरों ने कोशिश की उनको पुलों के ऊपर से दिखाने के लिए, लेकिन वो खुद नीचे गाड़ी लेके चले गए और लोगों के उस कीचड़ में जाके घुसे। ये उमर अब्दुल्ला सरकार चाहती है कि हम लोगों के बीच में जाएँ, उनके दर्द को महसूस करें। आज जब मैं यहाँ चौथे ब्रिज पर आया हूँ, मैं खाली, क्योंकि ये तो एक आपके सामने एक बड़ा ब्रिज है जो शहर की लाइफ लाइन है, उसको देखने आया हूँ। ऐसे ना जाने कितने ब्रिज हैं, आपके कलवर्ट्स हैं, काजवेज हैं, कितनी पीएमजीएस की सड़कें हैं, दूसरी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं जो बह गई हैं, टूट गई हैं। अब उसके ऊपर मैंने ऑफिसर साथ रखे हुए हैं, उनको साथ लेके चल रहा हूँ। पूरा एक डाटा, एक खाका हम तैयार कर रहे हैं, हमें कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये तो हम सड़कों का देख रहा हूँ मैं, लेकिन ओवरऑल जो हमने दास्तान लोगों से सुन रहे हैं, अभी भी देखा लोग गुस्सा हो रहे थे कि हमारे, क्योंकि हर आदमी चाहता है मेरे घर में जाओ, लेकिन अब इतना बड़ी त्रासदी है कि यार घर घर में हम जा नहीं सकते। लेकिन हमारी फिर भी कोशिश है कि हम थोड़ा जो चल रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं कि कहाँ हम लोग। ताज़ा स्थिति क्या है? ताज़ा स्थिति यही है कि फिलहाल हमने रेस्क्यू किया है और माता वैष्णो देवी की कृपा से कि ठीक है 35 लोग हमारे बीच में, पर बहुत बड़ा भूस्खलन वो हो गया। लेकिन माँ ने जम्मू शहर पे कृपा रखी, जम्मू में इतना नुकसान नहीं हुआ। जिस तरीके का पानी का शहर के अंदर घुसा या गाँवों के अंदर घुसा या तभी अंदर गई। आज ठीक है, लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आज उनके दवाइयाँ खाने के लिए, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई शुगर की दवाई खाता है, कोई बीपी की खाता है, उन दवाइयों को लिए पैसे नहीं है। एक बड़ा दुख भरी दास्तान इन शहरों के अंदर चल रही है या गांवों के अंदर चल रही है। लेकिन सरकार की तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारे हाथ में है वो हम देंगे। जम्मू में 2 दिन पहले कुदरत का कहर टूटा था। तवी नदी की बाढ़ ने अपने किनारे पर जो कहर बरपाया, वो पानी कम होने के बाद अब नजर आने लगा। जम्मू में आज धूप खिली, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अभी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जम्मू में जो तबाही 2 दिन पहले दिखी थी, उसका असर अब नजर आ रहा है। जम्मू शहर की निचली बस्तियों से गुजरें तो वहां सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आता है। जम्मू में जब चटक धूप खिली तो अब शहर की सड़कों पर ढहे मकान नजर आते हैं। मलबों के कारण तबाह दुकानें और वाहन नजर आते हैं। सड़कों पर अब पानी नजर नहीं आता, लेकिन तबाही के निशान जरूर नजर आते हैं। स्थानीय लोग अब मलबों में दबे वाहनों और मकानों के राहत बचाव का इंतजार कर रहे हैं। चश्मदीद बताते हैं कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। जो मंदिर है, शिव मंदिर, इसके साथ में जो है पार्किंग थी, कम से कम 50 गाड़ियां थी जो पानी के बीच में रह गई हैं। तो यहाँ पे जो घर हैं वो मुझे लगता है एक छत जो है मकान जो पानी से जो है वो डूब गई सब। और मकान का जो सामान था वो सब लोग जो है, सामान तो सब लोगों का बेकार ही हो गया। लेकिन है कुछ हमने जो है तुरंत एक्शन लेके उन लोगों को बाहर निकाला, प्रायोरिटी उस पर दिए। लोगों की जान बचनी चाहिए, उस पर हमारी कोशिश थी। वो सब हो गया। अब हमारी आगे की व्यवस्था है कि अब सफाई हो, उसके लिए हमने 20-25 लोग बुलाए हैं, अभी सफाई करवाने जा रहे हैं। और पानी की व्यवस्था हमने साथ में एक जो है टंकी मंगवा दी, और खाने की व्यवस्था और डॉक्टर, ये सब हम जो सुविधा इनको देने जा रहे हैं। जिस तवी नदी में आए सैलाब ने जम्मू शहर में कहर बरपाया था, अब उस नदी में पानी का स्तर तो कम हुआ है, लेकिन अब बर्बादी की तस्वीर साफ नजर आने लगी है। शहर के अंदर इस बारिश और बाढ़ ने कितना नुकसान किया है, उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। कोशिश यही है कि यह नुकसान अब और अधिक ना हो। खासकर तवी नदी के किनारे के इलाकों में जो दर्जनों मकान बहे हैं और दर्जनों अब धंसने की कगार पर खड़े हैं, वहां पर प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू में तवी नदी के तट पर, और यहाँ पर जो तवी नदी के तट पर ये कुछ मकान हैं, आप देख सकते हैं कि इन मकानों को कितनी क्षति पहुंची है। वहाँ देखिए, मेरी बाईं ओर भी देखिए, एक पूरा मकान जो है पूरी तरह से ढह चुका है। ये लेंटर है मकान का, मकान की छत है, पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है ये मकान। वहीं साथ ही में यहाँ नदी में देखिए आप, ये जो सीमेंट के पिलर्स देख रहे हैं, खंबे देख रहे हैं, दरअसल ये लोगों के मकान थे। हमने देखा किस प्रकार से तवी नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका था, और ऐसी स्थिति जो है जम्मू संभाग के दूसरे क्षेत्रों में भी थी। ये जो आप सीमेंट के खंबे देख रहे हैं, ये दरअसल मकानों के अवशेष हैं जो अब यहाँ पर बिखरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई मकान जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मलबा यहाँ पूरी तरह बिखरा हुआ है। और यहाँ मेरे पीछे ये जो मकान है, ये मकान भी देखिए बिल्कुल कभी भी ये ढह सकता है, ये गिरने की कगार पर है। पूरी तरह से ये मकान भी देखें तो क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस मकान में रहने वाले लोग जो हैं सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, लेकिन आप देखिए, यहाँ देखिए जो नींव है मकान की पूरी तरह से हिल चुकी है, और ये जो
प्लेंथ होता है, नींव होती है मकान की, वो भी बह चुकी है और ये मकान कभी भी किसी भी समय कोलैप्स हो सकता है, ढह सकता है। अगर हम वहाँ बाईं ओर नज़र डालें, मेरी बाईं ओर देखिए वहाँ तस्वीरें, पूरी तरह से मकान जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई मकान जो है वहाँ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखाएंगे। देखिए पूरी कतार, ये जो पूरा किनारा है यहाँ पर नदी के किनारे, आप देखिए कितने मकान यहाँ ध्वस्त हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और इससे काफ़ी तबाही हुई है। जो बाढ़ आई है यहाँ जम्मू में, इससे काफ़ी तबाही हुई है। जम्मू में तवी नदी का पानी जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल सड़कों को हुई नुकसान की मरम्मत करने का काम चल रहा है, लेकिन सैलाब के कारण कई जगहों पर सड़कें बह चुकी हैं और कई पुल पुलियों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि शहर के ज्यादातर इलाकों में बिजली की आपूर्ति बहाल करने की कोशिश की गई है, लेकिन बारिश के कारण मोबाइल फोन नेटवर्क को बड़ा नुकसान हुआ है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। बाढ़ बारिश का कहर जम्मू से लेकर पंजाब तक हुआ है। पंजाब के गुरदासपुर समेत कई इलाकों में बाढ़ से स्थिति बेहद खराब है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। सेना ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। इस वीडियो के सामने आने के बाद चिंता और बढ़ गई। पंजाब में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। 7 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, फजलका, कपूरथला, जालंधर, बड़ी संख्या में गांव पानी में डूबे हैं। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। कई लोग बेघर हो चुके हैं। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में